नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत कुमार एक बार फिर से आप लोगों के लिए CUCT 2018 में पूछे गए फिजिक्स का सलूशन लेकर आया हूं। ये हमारा कोर्स सक्सेस कर्व के प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री है। आप वहां पर मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ कार ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड मे बी थ्रोन आउट ऑफ द रोड इन टेकिंग टर्न। मतलब कि अगर कोई कार है, ठीक है, तो अगर कोई हमारा कार है और रोड पे टर्न है, तो ये कह रहा है कि थ्रोन आउट, ये इस डायरेक्शन में थ्रो हो जाएगा ड्यू टू वाई। सो आवर ऑप्शंस आर दीज। तो पहला ऑप्शन है बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड की तरफ लगता है ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखिए, जब भी कोई कार या बस कुछ भी अगर कर्वलिनियर पाथ पर चले, यानी कि कर्व पाथ पर चले, तो उसके सेंटर से, उस जो कर्व का सेंटर होगा, सपोज इसका ये सेंटर है, तो इससे सेंटर से अवे एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। और इसके सेंटर की तरफ इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो अगर ये फोर्स कम हो जाए तो ये फोर्स ज्यादा हो जाएगी, तो इस वजह से इधर का अनबैलेंस्ड फोर्स ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स इधर ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए ये इधर वो थ्रोन आउट हो जाएगा। इसलिए हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द सिंपल हार्मोनिक मोशन। हियर y denotes the instantaneous displacement, here a and b are constants and omega is the angular frequency, ठीक है। तो ये हमारे ऑप्शन है, तो इसमें से ये पता लगाना है कि कौन सा सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन नहीं है। तो सबसे पहली बात इसमें हमें ध्यान जो देने वाली है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन होता क्या है। तो अगर हम कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को अगर दो बार डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई का इक्वेशन मिलना चाहिए। तो इसमें से अगर हम पहला वाला ऑप्शन लेके चलते हैं, तो मैं एक आपको करके दिखा देता हूं, बाकी आप खुद से भी कर सकते हैं। तो पहला वाला dy बाई अगर हम dt निकालेंगे, तो इसका हमको dy बाई dt करना पड़ेगा। तो ये साइन थीटा और साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी एक दूसरे में मल्टीप्लाइड है और ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम लोग इस डिफरेंशिएशन से बाहर ले सकते हैं। और जब दोनों को मल्टीप्लाइड फॉर्म में होता है तो हम लोग चेन रूल का यूज करते हैं। तो पहला वाला को कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है, और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, और फिर दूसरे वाले को कांस्टेंट मानेंगे, cos ओमेगा टी कांस्टेंट, और पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें तो कितना आएगा, साइन ओमेगा टी, इसको तो डिफरेंशिएट करना नहीं है, और इसको करें तो इनटू माइनस, क्योंकि साइन कॉस का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन ओमेगा टी होता है, और ओमेगा, और फिर ओमेगा टी को चेन रूल को यूज करके अगर करेंगे डिफरेंशिएशन, तो एक ओमेगा यहां से बाहर आएगा और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। सिमिलरली अगर इस साइड भी हम करें तो कॉस ओमेगा टी, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये सिंपली इनटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग देखें तो यहां से भी ओमेगा बाहर ले सकते हैं और यहां से भी ओमेगा बाहर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, तभी तो ये डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर का इक्वेशन फॉर्म होगा। तो इसको अगर हम फिर से डिफरेंशिएट करें, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस टू साइन ओमेगा टी, फिर साइन ओमेगा टी को करेंगे तो कॉस ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी को करेंगे तो ओमेगा। तो ये पहला वाला टर्म का डिफरेंशिएशन है। फिर प्लस अब दूसरे वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा टू कॉस ओमेगा टी
फिर cos ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी फिर इंटू ओमेगा, तो ये टर्म मिलेगा। इसको मैं साइड में लिख लेता हूं, तो d2y बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू यहां से -2 और ओमेगा दोनों को हम बाहर ले लेते हैं, तो -a2 ओमेगा एक पहले से और एक और ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। अब ये दोनों चीज एक ही है तो इस दोनों को हम ऐड करके लिख सकते हैं, तो हमारा जो फाइनल फॉर्म ऑफ इक्वेशन आ जाएगा वो हो जाएगा a2 ओमेगा स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ये 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी है, तो इसको हम लोग a के साथ अगर मल्टीप्लाई करके लिख दें तो ये हो जाएगा y, यानी कि सम कांस्टेंट के साथ हमें सेम टू सेम इक्वेशन वापस से मिल गया, यानी कि ये एक एसएचएम का इक्वेशन है। इसी प्रकार हम इसको भी टेस्ट करके देखेंगे। तो देखिए इसमें होता क्या है, तो इसका सही जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। इसमें करना क्या है कि अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में रहे जिसको हम लोग यूलर्स इक्वेशन बोलते हैं, अगर a e पावर i थीटा इस फॉर्म में रहे तो ये एसएचएम का इक्वेशन होगा, y साइन थीटा या कॉस थीटा के टर्म में हो या इन दोनों का प्लस में हो तो भी ये एसएचएम का इक्वेशन होता है, और यहाँ पे पावर 1 होना चाहिए। अगर 1 के अलावा कोई पावर है, जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले a साइन स्क्वायर थीटा, ये एसएचएम का इक्वेशन है कि नहीं, तो यहाँ पर देखिए पावर 2 हो गया साइन थीटा पर, तो ये एसएचएम का इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार एनी इक्वेशन अदर देन साइन थीटा और कॉस थीटा विल नॉट शो एसएचएम, तो tan थीटा या sec थीटा या cosec थीटा कोई भी और होगा तो वो भी एसएचएम का इक्वेशन वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा डी था सही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ आरएफ ऑसिलेटर इज 1 मेगाहर्ट्ज एंड इट्स बैंडविड्थ इज 10 किलोहर्ट्ज, द क्वालिटी फैक्टर विल बी, और ऑप्शंस आर दिस। तो देखिए इसमें इसका आंसर बहुत ही आसान है। हम लोग क्वालिटी फैक्टर Q को डिफाइन करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंट फैक्टर बाय बैंडविड्थ। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंट फैक्टर है 1 मेगाहर्ट्ज, यानी कि 1 इंटू 10⁻6 है ना हर्ट्ज, डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, बैंडविड्थ है 10 किलोहर्ट्ज, तो 10 इंटू 10⁻3 हर्ट्ज। तो इसको अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये पावर 4 हो जाएगा, इसका 10 एंड 3 1 4, तो 4 से जाकर ऊपर माइनस हो जाएगा यानी कि 100, तो जो क्वालिटी फैक्टर होगा वो हो जाएगा 100, इसीलिए हमारा ए ऑप्शन सही है। अब चौथा प्रश्न कह रहा है द फोर्स रिक्वायर्ड टू डबल द लेंथ ऑफ स्टील वायर ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ इट्स यंग्स मॉडुलस y इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज। तो हमारे ऑप्शंस है, तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि एरिया जो दिया है वो है हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और यंग्स मॉडुलस जो है वो है 2 इंटू 10⁻11, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो गामा को हम लोग डिफाइन करते हैं, यंग्स मॉडुलस को डिफाइन करते हैं हम लोग स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस को हम लोग क्या लिखते हैं, फोर्स बाय एरिया, और स्ट्रेन को हम लोग लिखते हैं डेल्टा एल बाई एल, यानी कि एल में कितना चेंज हुआ। तो देखिए जो हमारा लेंथ था रड का, ठीक है, तो इसको डबल करना है, यानी कि अगर ये एल है तो डेल्टा एल एल के बराबर होना चाहिए तभी तो डबल होगा। तो यहाँ पर जो डेल्टा एल है वो एल के बराबर ही हो जाएगा। तो जो हमारा अगर हम डेल्टा एल एल के बराबर लिख दे तो एफ बाई ए बाई एल, तो ये एल एल कैंसिल, तो हमें यहाँ से फोर्स निकालना है। तो फोर्स इक्वल टू हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं यंग्स मॉडुलस टाइम्स एरिया, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस है 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू 1
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको पहले हमें मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि मीटर स्क्वायर में 100 से डिवाइड करना पड़ेगा और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा ये पावर 4 हो जाएगा और 4 माइनस हो जाएगा, तो 2 इंटू 10 पर पावर 7 न्यूटन। तो ये बी ऑप्शन हमारा सही है। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है, इन ए कैपिलरी ट्यूब वाटर राइजेस बाय 1.2 मिलीमीटर, द हाइट ऑफ वाटर दैट विल राइज इन अनदर कैपिलरी ट्यूब हैविंग द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ द फर्स्ट इज। तो रेडियस हाफ हो जा रही है। ठीक है, तो कैपिलरी ट्यूब राइज जो उसका इक्वेशन दिया जाता है, कैपिलरी ट्यूब राइज जो दिया जाता है इक्वेशन, वो दिया जाता है H इक्वल टू 2t cos थीटा बाई रो जी आर। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि H जो है वो 1/r का प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अगर जो नया H डैश हमको मिल रहा है वो क्या है, उसको हम लोग रेडियस को क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं। ठीक है, तो H डैश को हम लोग लिख सकते हैं 2/r। तो H बाई अगर H डैश निकाले, ठीक है, H बाई H डैश, तो 1/r, फिर इसका इसका डिवाइड करेंगे तो 2/r, तो r कैंसिल, तो 1/2। सो जो H डैश होगा वो 2h के बराबर होगा। तो H हमारा कितना है यहाँ पे 1.2 मिलीमीटर है। ठीक है, तो 2 इंटू 1.2 मिलीमीटर दैट इज इक्वल टू 2.4 मिलीमीटर। सो डी शुड बी द राइट आंसर। ओके, अब आते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ। तो सिक्स क्वेश्चन कह रहा है, गैस exerts pressure on the wall of container because, हमारे ये ऑप्शन है गैस इज वेट, ये भी सही है। गैस मोलिक्यूल्स कोलाइड विथ ईच अदर, ये भी सही है। गैस मोलिक्यूल कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, बिल्कुल सही है। गैस मोलिक्यूल है मोमेंटम, ये चारों चीजें सही लिखी हुई हैं। बट प्रेशर किस चीज से एक्सर्ट होता है, जब तक अगर कोई गैस मोलिक्यूल्स कंटेनर के साथ कोलाइड नहीं करेगा, इंटरेक्शन नहीं करेगा, तो प्रेशर नहीं प्रोड्यूस कर सकता है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज होने के बाद भी। तो इसमें सबसे जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अब आते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ। सेवेंथ क्वेश्चन है, द हायर एंड लोअर फिक्स्ड पॉइंट ऑन अ थर्मोमीटर आर सेपरेटेड बाय 160 मिलीमीटर व्हेन द लेंथ ऑफ मर्करी थ्रेड इज अबव द लोअर पॉइंट इज 40 मिलीमीटर, द टेम्परेचर रीडिंग वुड बी। ओके, देखिए इसमें कह रहा है कि ये हमारा 0 पॉइंट है और ये 160। ठीक है, तो एक थर्मोमीटर का जो वेरिएशन है सेपरेटेड बाय 160 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसका जो डिवीजन होगा सेंटीग्रेड में वो 100 के बराबर होगा। ठीक है, तो 160 मिलीमीटर इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 1 मिलीमीटर का जो सेपरेशन है वो कितने डिग्री टेम्परेचर को शो करेगा, 100/160। ओके, इसलिए 40 मिलीमीटर कितने को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि यहीं की 40 होगा, तो ये 40 मिलीमीटर पर कितना टेम्परेचर होगा। तो यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ पे कौन सा टेम्परेचर हमें शो होगा, तो इसको हम लोग इस इक्वेशन से सिंपली निकाल सकते हैं, इंटू 40। तो ये 4 बार में चला जाएगा और ये 25, तो यहाँ पे हमें 25 डिग्री शो होगा सेंटीग्रेड। सो आवर ऑप्शंस आर, सो डी शुड बी द राइट आंसर। ओके, अब आते हैं 8th नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इंटर्स इनटू ए गीजर, द वाटर ड्रॉन आउट फ्रॉम गीजर हैज अ टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द रेट ऑफ आउटफ्लो ऑफ वाटर इज 18 kg पर आवर, द रेटिंग ऑफ गीजर इज। ठीक है, तो देखिए इसमें रेटिंग पूछ रहा है, तो कितने वाट का है, इसका मतलब यही है। ठीक है,
तो हमारे ये 4 ऑप्शन है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। तो पहला, टेम्परेचर जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है गीजर, वो कितना कर रहा है, डेल्टा टी, T2 माइनस T1। तो T2 यहाँ पे 60 डिग्री सेंटीग्रेड है और T1 है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड। और डिफरेंस केल्विन में ले तो भी 50 ही केल्विन होगा, क्योंकि अगर डिफरेंस लेंगे तो दोनों में 270 ऐड करना पड़ेगा, तो डिफरेंस में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। डेल्टा टी 50 सेंटीग्रेड और डेल्टा केल्विन में करें तो भी 50 केल्विन ही होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 1 आवर में ये 18 केजी पानी फ्लो आउट कर रहा है। ठीक है, तो 1 सेकंड में कितना कर रहा होगा, तो 1 सेकंड में 18 बाई 3600, यानी कि 60 इंटू 60। ठीक है, इतना केजी वाटर 1 सेकंड में। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हम लोग जानते हैं कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इक्वल टू 4.2 ग्राम पर सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहां से हम लोग Q निकाल लेंगे, Q इक्वल टू mc डेल्टा T। ओके, तो m दिया हुआ है, m हम यहां से निकाल सकते हैं ना कि 1 सेकंड में कितना मास को फ्लो आउट किया है, तो 18/16 और इक्वल टू 1/200 kg, और इसको अगर हम ग्राम में चेंज कर दे तो ये हो जाएगा 5 ग्राम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है, इनटू सी का वैल्यू 4.2 और डेल्टा टी 15 केल्विन। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1050 जूल पर सेकंड, क्योंकि हमने 1 सेकंड के लिए ये सब निकाला है, तो पर सेकंड यानी कि इतना ही वॉट हो जाएगा। ठीक है, तो सी इज द राइट ऑप्शन। अब आते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। तो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, a liter of an ideal gas at 270 degree centigrade is heated at constant pressure of 297 degrees centigrade. The approximate final volume of the gas is। ठीक है, तो ठीक है, तो इसके ऑप्शंस है ये। तो पहले देखिए T1 हमारा 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और इसको हीट कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पर, और कितना पहुंच रहा है 297 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां से अगर हम डेल्टा टी निकालेंगे तो T2 माइनस T1, ठीक है, 297 माइनस 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और टेम्परेचर डिफरेंस सेंटीग्रेड में भी और केल्विन में डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस ऑलवेज बी सेम इन आइदर केल्विन और सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 270 डिग्री सेंटीग्रेड और 270 केल्विन। ठीक है, क्योंकि केल्विन क्यों इक्वल हो रहा है, क्योंकि यहाँ भी 273 से ऐड करेंगे, यहाँ भी 273 से ऐड करेंगे, और फिर दोनों को माइनस करेंगे तो 273 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए टेम्परेचर डिफरेंस ऑलवेज सेम रहता है। अब यहाँ पर प्रेशर हमारा क्या है, कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं PV इक्वल टू म्यू आर टी। P कांस्टेंट हो गया, म्यू कांस्टेंट है, R कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो V बाई टी इज कांस्टेंट। ठीक है, V बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट, इसलिए V1 T1 इक्वल टू V2 T2। ठीक है, तो ठीक है, तो यहां से हम लोग पहले हमारा 1 लीटर है ये आइडियल गैस। ओके, और T1 कितना है, अगर इसको हम 77 को केल्विन में चेंज कर ले तो 273 यानी कि 300 केल्विन, इसको केल्विन में चेंज करें तो 273 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 570 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 300, और ये हमको V2 यहाँ से फाइंड आउट करना है, और ये हो जाएगा 570। तो यहाँ से V2 की अगर हम वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 570 बाई 300, 19। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 19, ओके 19 बाई ये यहाँ पे 10 बच रहा था, ठीक है, तो 1.9 लीटर, ठीक है। सो हमारा सी ऑप्शन सही होना चाहिए। ओके, अब आते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। तो 10th क्वेश्चन कह रहा है अ मैन कवर हिज बॉडी विद अ ब्लैंकेट ऑफ थिकनेस 4 मिलीमीटर, हिज टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दैट ऑफ एटमॉस्फेयर इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि टेम्परेचर जो एटमॉस्फेयर का है वो कम है, तो हमारे बॉडी से हीट फ्लो होके एटमॉस्फेयर में जाएगा। इफ द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ wool is 1.2 into 10 power minus 5 in mks unit, heat lost by him per hour per square meter area is। तो ये हमारे ऑप्शन है। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें थर्मल कंडक्टिविटी सबका वैल्यू दिया ही हुआ है, के इक्वल टू दिया है 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 5 और एम के इस सिस्टम में इसका यूनिट लिखे तो वाट पर मीटर पर केल्विन, ठीक है। अब हमारे पास डी दिया हुआ है, ठीक है, थिकनेस ऑफ ब्लैंकेट वो है 4 मिलीमीटर का, तो इसको हम लोग मीटर में अगर चेंज करें तो 4 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर, ठीक है, ओके। और हमारे पास डेल्टा टी है जो यानी कि 37 माइनस 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज बोले और 10 केल्विन बोले, ठीक है, हमें ऐसा यूनिट में लेना है तो 10 केल्विन हम लोग यूज करेंगे, ओके। और एरिया दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर और टाइम दिया हुआ है, टाइम जिसको हम लोग स्मॉल टी से लिखेंगे वो दिया हुआ है 1 आवर का, यानी कि अगर इसको सेकंड में चेंज करें तो 60 इंटू 60 यानी कि 3600 सेकंड। तो हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू के ए डेल्टा टी इंटू टी टाइम बाय डी, तो ये हमारा इस फॉर्मूला से हमारा हीट ट्रांसफर निकल के आ जाएगा, ओके। तो इन सब का वैल्यूज अगर हम पुट करें 1.2 इंटू 10 पावर 5 इंटू एरिया 1 मीटर स्क्वायर, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, इंटू डेल्टा टी 10 और टाइम हमारा है 3600 डिवाइडेड बाय डी यानी कि 4 इंटू 10 पावर माइनस 3। तो इन सबको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा आएगा 108 जूल, ठीक है। तो इसको अगर हम किलो कैलोरी में चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली ये हमारा 453.6 कैलोरीज आएगा, बट यहाँ पे जूल सही ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में कैलोरी किलो कैलोरी दिया है, सो प्रिटेंड दैट इट इज द मिस्टेक, ओके। तो 108 जूल हमारा सही आंसर होना चाहिए, सो डी शुड बी द राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि बायोट-सेवर्ट लॉ इंडिकेट्स that the moving electron's velocity v produces a magnetic field v such that, ये ऑप्शन है। तो इसका एक्सप्लेनेशन काफी इजी है, इसका करेक्ट ऑप्शन ए होना चाहिए। तो बायोट-सेवर्ट लॉ में हम लोग जानते हैं कि जो डीबी होता है मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू, अगर कोई एक वायर है इससे करंट आई पास हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं तो इसका इक्वेशन बायोट-सेवर्ट लॉ से क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस बाई आर क्यूब। तो देखिए यहाँ पे दो चीजें ध्यान देनी है, यहाँ पे डीएल वेक्टर क्रॉस आर, यानी कि ये एक दूसरे पर जो परपेंडिकुलर होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन पैरेलल, तो पैरेलल तो होगा नहीं क्योंकि परपेंडिकुलर है। इट ऑबेज इनवर्स क्यूब लॉ, अब यहाँ पे देखिए पावर 3 है, तो बहुत से बच्चे ये सोच सकते हैं कि ये पावर 3 है तो ये भी ऑप्शन सही होना चाहिए,
बट यहाँ पर देखिए अगर इसका मैग्नीट्यूड ले और इसका मैग्नीट्यूड ले तो हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई ओके डी एल इसका मैग्नीट्यूड और आर इंटू साइन थीटा बाई आर क्यूब। तो इसका मैग्नीट्यूड से ये पावर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आर को यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है। सो दिस ऑप्शन शुड नॉट बी करेक्ट, ओनली ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं 12th नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 12th नंबर क्वेश्चन कह रहा है टू रिड्यूस द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन LCR सीरीज सर्किट विथ ए जनरेटर, हमें क्या करना चाहिए कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी घट जाए, ठीक है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू 1/2 पाई रूट अंडर LC। पहला कह रहा है तो जनरेटर फ्रीक्वेंसी शुड बी रिड्यूस्ड, तो जनरेटर का फ्रीक्वेंसी कम कर दिया जाए। अनदर कैपेसिटर शुड बी एडेड इन पैरेलल टू द फर्स्ट, ओके। द आयरन कोर ऑफ इंडक्टर शुड बी रिमूव्ड, आयरन कोर इंडक्टर का हटा दिया जाए। डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर शुड बी रिमूव्ड। तो देखिए अगर हम इन दोनों में से किसी एक चीज को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कम होगा। यही दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। तो क्या हम करें कि अगर देखिए दूसरा ऑप्शन कैपेसिटर को अगर हम क्या करें कि पैरेलली ऐड कर दें, तो कैपेसिटर को पैरेलली ऐड करेंगे तो पैरेलल अगर कैपेसिटर होता है तो हम लोग इसको कैसे ऐड करते हैं, अगर ये C1 है और ये C2 है तो जो C डैश होगा वो C1 प्लस C2 हो जाएगा, यानी कि पैरेलल कैपेसिटर को ऐड करेंगे तो कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि इसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी तो F की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए बी जो है ऑप्शन सही होना चाहिए, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय रेडिएशन कमिंग फ्रॉम 100 वाट bulb at 3 meter distance is E. The electric field intensity produced by radiation coming from 50 watt bulb at the same distance, ठीक है। तो हमारे ऑप्शंस पहले हम लोग देख लेते हैं। तो पहला कह रहा है कि पावर जो 1 है फर्स्ट बल्ब की वो है 100 वाट, दूसरे बल्ब की पावर है 50 वाट, ठीक है, ओके। और हम लोग जानते हैं कि E इज इक्वल टू P बाई A, और एरिया यानी कहीं भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका एरिया स्फेरिकली, और तो एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, जो भी आर डिस्टेंस पर होगा वहां पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो, ठीक है। तो E1 के केस में, E1 के केस में 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, पाई और आर हमारा है 3 मीटर स्क्वायर, तो 100 बाई 9 पाई। E2 में क्या हो रहा है कि 50 वाट यूज हो रहा है, ठीक है, और डिस्टेंस सेम ही है, कोई चेंज नहीं है, यानी कि 50 बाई 9 पाई। तो E1 बाई E2 अगर हम करेंगे, ठीक है, इसको हम E ही ले लेते हैं ताकि क्वेश्चन में जो दिया है वो बना रहे। तो E बाई अगर हम E2 ले लें तो ये हो जाएगा 100 बाई 9 पाई डिवाइडेड बाई 50 बाई 9 पाई, 9 पाई कैंसिल और ये 2 बार में, तो E इक्वल टू E2 निकालना है तो E2 इधर जाएगा तो 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो E2 इक्वल टू E बाई 2। सो A शुड बी द राइट आंसर, ओके। 14 नंबर क्वेश्चन, a particle is dropped from a height h, the de Broglie wavelength of the particle as a function of height proportional to, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस ये हैं। तो हम लोग जानते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू h बाई पी, यानी कि मोमेंटम, ठीक है, h बाई एम बी, ये मोमेंटम है, ये पार्टिकल की मोमेंटम है, ठीक है, एसोसिएटेड विद द पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, ठीक है, ओके। तो हम लोग जानते हैं कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू
2g और हाइट दिया है तो h, ठीक है। तो u अगर हम स्टार्टिंग में 0 ले लेते हैं, अगर कहीं हाइट से गिराया जा रहा है तो u 0 हो जाएगा, तो u 0। तो जो हमारा यहाँ से v होगा वो कितना हो जाएगा, √2gh। अब v की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख दें तो जो लैम्डा का करस्पॉन्डिंग इक्वेशन मिलेगा वो आएगा 2gh, यानी कि जो लैम्डा होगा वो प्रोपोर्शनल टू √h होगा। सो B शुड बी द B शुड बी द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक कॉमन सी मिस्टेक कर दी है। वो मिस्टेक ये है कि ये जो ऊपर में h है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं इसको कैपिटल H कर देता हूँ और कोई चेंजेस नहीं करने हैं यहाँ पे, कैपिटल H। सो B शुड बी द राइट आंसर। अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ऑन द बेसिस ऑफ बोर्स मॉडल द अप्रोक्सीमेट रेडियस ऑफ Li++ आयन इन इट्स ग्राउंड स्टेट इफ द बोर्स रेडियस इज A0 इक्वल टू 53 पिकोमीटर, ठीक है। तो पूछ रहा है कि Li का ग्राउंड स्टेट का जो रेडियस होगा वो कितना होगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल है। तो जो हम लोग R इक्वल टू लिखते हैं तो R0/Z लिखते हैं, ठीक है। तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 3 होता है, और ये R0 53 दिया है डिवाइडेड बाई 3, तो इसको हम लोग करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 18 पिकोमीटर आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन डी शुड बी द राइट आंसर। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक मोटर ऑपरेटिंग एट लो वोल्टेजेस टेंड्स टू बर्न आउट बिकॉज, ठीक है। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो देखिए पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है VI, यानी कि अगर आप वोल्टेज को ड्रॉप करेंगे, ठीक है, तो करंट वोल्टेज को अगर आप ड्रॉप करेंगे तो करंट इंक्रीज होगा, ठीक है। तो करंट इंक्रीज होगा तो कोरस्पॉन्डिंग जो हीट जनरेट होगा वो I² होता है, ठीक है। ये टाइम I²RT। तो करंट अगर इंक्रीज करेगा तो हीट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो इसीलिए बर्न आउट हो जाता है। दे मोर, फर्स्ट ऑप्शन है दे ड्रॉ मोर करंट विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वोल्टेज, ठीक है। दे ड्रॉ हीट प्रोपोर्शनल टू V², दे ड्रॉ मोर करंट विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो यहां से अगर हम देखें तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। तो C शुड बी द राइट आंसर। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फॉर LED टू इमिट लाइट इन विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट इट शुड हैव एनर्जी बैंड गैप इन द रेंज ऑफ, ठीक है। तो जो हम लोग विजिबल लाइट होता है, विजिबल लाइट, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर के रेंज की होती है। ये विजिबल लाइट की वेवलेंथ हम लोग इसको ही देखते हैं और किसी कलर को हम लोग नहीं देख सकते हैं। जितने भी कलर्स हैं वो इन्हीं वेवलेंथ के बीच में होती है, बाकी इसके अलावा हम कोई भी और कलर नहीं देख सकते हैं। तो इसको निकालना है हमें, इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, h न्यू बाई लैम्डा, ठीक है। तो ये होता है 1240, अगर ये नैनोमीटर में हो तो इसको एक बार 400 से करेंगे तो कितना आएगा, ऑलमोस्ट ये आएगा 3.1 के आसपास, ठीक है, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर 700 वाला डाल दें, ठीक है, तो 700 वाला अगर हम डालते हैं तो ये आता है 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इस एनर्जी रेंज के बीच में ही हम लोग देखते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, फ्रॉम दिस फैक्ट व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन दिस रीजन। अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है तो पोटेंशियल के बारे में हम लोग क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, ये पूछ रहा है प्रश्न। तो सिंपल सा, अगर आप एक कंडक्टिंग स्फीयर लीजिएगा तो इसके ऊपर सारे चार्जेस जमा हो जाते हैं, ठीक है, बट इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। बट पोटेंशियल कैसे वेरी करता है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो
ये सपोज स्मॉल आर है रेडियस, यानी कि सपोज यहाँ पे ये आर है, तो कांस्टेंट होता है, जो हम लोग पोटेंशियल ड्रॉ करते हैं वो कांस्टेंट होता है के क्यू बाई आर, और ये आर है और ये इसका रेडियस है। इसके जो बाहर होगा पोटेंशियल वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम ड्रॉ करें तो इनसाइड द कंडक्टर 0 होता है, अचानक से रेज करेगा एट आर इक्वल टू आर, ठीक है, इसके रेडियस के बराबर जब हो जाए तो मैक्सिमम होगा, और फिर 1/r² के प्रोपोर्शनली ये डिके करेगा, यानी कि ये ज्यादा इसका लूजिंग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये ग्राफ होता है। तो यहां से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इट डज नॉट वेरी विथ पोजीशन, ये पोजीशन के साथ, ये पोजीशन इतना दूर तक कोई वेरिएशन नहीं है, यानी कि ए शुड बी द राइट आंसर। ओके, अब आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है which particle is most likely to capture by 235 uranium nucleus and cause it to undergo fission। तो ये चार ऑप्शन है, an energetic proton, an energetic neutron, a slow moving alpha particle, a slow moving neutron। तो देखिए, जब भी हम यूरेनियम 235 को हिट करते हैं तो एक स्लो न्यूट्रॉन से हिट करते हैं, ठीक है, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। हम लोग यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन और यहाँ पे एनर्जेटिक न्यूट्रॉन। तो इन दोनों में से हम लोग स्लो वाला क्यों चूज करते हैं, उसका बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन है। अगर हम एनर्जेटिक न्यूट्रॉन को उसके न्यूक्लियस से पास कराएं तो हो सकता है वो बिना इंटरेक्शन किए ही वहां से निकल जाए, क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा है। और अगर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को अगर हम उसके साथ इंटरेक्शन दे तो इंटरेक्शन का टाइम इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से वो इंटरेक्शन करेगा और ये फिर हाईली अनस्टेबल हो जाता है यूरेनियम 236, और वो फिर डिके होता है, और इसी से हम लोग परमाणु बम, ये परमाणु बम बनता है इसी मैकेनिज्म से, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है द एवरेज वर्क डन बाय ए ह्यूमन हार्ट विच while it beats once is 0.5 joule, the power used by heart if it beats 72 times in a minute। तो पावर कह रहा है कि हार्ट का पावर कितना है, ठीक है। तो एक बार उसको धड़कने में 0.5 जूल का एनर्जी लग रहा है, ठीक है। तो एक बार इसको धड़कने में 0.5 जूल लग रहा है, तो ये 72 बार धड़कने में कितना एनर्जी का यूज करेगा, ठीक है। सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे इतना जूल, यानी कि 36 जूल, ठीक है। और ये और पावर, तो वर्क डन बाय टाइम, तो ये 36 और 1 सेकेंड अगर हम ले ले यहाँ पर तो ये हो जाएगा 36 वॉट। सो सी शुड बी द राइट आंसर, यस। एंड आते हैं 21st क्वेश्चन की तरफ। ओके, इफ 10% ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल डिके इन 5 days, ठीक है, तो टाइम दिया है 5 days में हमारा 10% डिके हो जा रहा है, देन द अमाउंट ऑफ ओरिजिनल मटेरियल लेफ्ट आफ्टर 20 days। तो टाइम पूछ रहा है कि 20 days बाद वो कितना मटेरियल बचेगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन है। तो देखिए इसको हम लोग बनाते हैं, n इक्वल टू होता है n नॉट, n इक्वल टू n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस ln टू t बाई t हाफ, ठीक है। तो यहाँ पर जो n नॉट है वो 10% हो जा रहा है, ठीक है, यानी कि कितना रिमेनिंग हो रहा है 0.9, 10% रिड्यूस हो गया, तो बचा कितना 0.9 ऑफ n नॉट। ओके, तो E माइनस ln टू t हाफ, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इस चीज का वैल्यू देखें तो ये n कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इस चीज का जो वैल्यू आएगा एक्सपोनेंशियल ln टू t हाफ इक्वल टू 9/10 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन देखिए, जब पूछ रहा है 20 डेज पर, तो 20 डेज पर हमको n पूछ रहा है, तो n नॉट
एक्सपोनेंशियल ln 2 और यहाँ पर t 5 डेज दिया हुआ है तो हम यहाँ पर t 5 डेज पुट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर t हो जाएगा 20 डेज तो हम यहाँ पर 20 पुट कर देते हैं, तो पूछ रहा है ओके। तो n नॉट, इसको इक्वेशन को हम 5 इंटू 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन को n नॉट ln 2 5 इंटू 4 बाई t हाफ, अब 4 इसमें मल्टीप्लाइड है, इसका मतलब कि ln 2 इंटू 5 ln t हाफ इसका पावर 4, ठीक है। और इसका वैल्यू तो हम यहां से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम यहां से लिख लेते हैं n नॉट इंटू 9/10 और इसका पावर 4। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 9 9 जा 81 इंटू 81, 81 इंटू 81 आपका हो जाएगा 6561 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 n नॉट, यानी कि ये 65.61 टाइम्स n नॉट, यानी कि ये 65% यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि बच रहा है। सो सी शुड बी द राइट आंसर। ओके, अब आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द डिफरेंट कलर वेवलेंथ फ्रॉम ईच अदर। तो इसका ऑप्शन है ये 4 स्पेक्ट्रोस्कोप, स्टेथोस्कोप, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। तो स्पेक्ट्रोस्कोप ही यूज किया जाता है अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को पता करने के लिए, और फ्रीक्वेंसीज लाइट का इंडिकेशंस होती है, कलर का इंडिकेशंस होती है, तो इसलिए स्पेक्ट्रोस्कोपी ही हमें बताएगा वेवलेंथ, ठीक है। स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर यूज करते हैं दिल की धड़कनों को चेक करने के लिए, नब्ज को चेक करने के लिए, माइक्रोस्कोप छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए यूज किया जाता है, और टेलीस्कोप दूर की चीजों को देखने के लिए यूज किया जाता है। सो ए शुड बी द राइट आंसर। अब आते हैं 23rd नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 23rd नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए टीवी टावर हैज a height of 100 meter. If the coverage range is to be made 3 times, then the height of tower should increased by. तो ये हमारे 4 ऑप्शन है, तो इस प्रश्न को पहले समझ लेते हैं। अगर 100 मीटर का कोई टावर है, ठीक है, तो इसका सर्टेन रेंज होगा कि इस रेंज तक ये टावर जो है वो कास्टिंग दे रहा होगा, टावर हमारा इसका रेंज होगा। तो कह रहा है कि आर को 3 टाइम्स बढ़ाना है, यानी कि इतना बढ़ाना है, 3R करना है। तो टावर की हाइट कितनी करनी होगी, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो R होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट H होता है, और यहां से अगर हम H देखें तो वो हो जाएगा R का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि हाइट जो प्रोपोर्शनल होगा वो R का स्क्वायर होता है। अब दिया है कि R को हमको जो R डैश हम लोग ले रहे हैं उसको 3 टाइम्स इंक्रीज करना है, ठीक है। तो H डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा H डैश प्रोपोर्शनल टू 3R का स्क्वायर, दैट मीन्स H डैश प्रोपोर्शनल टू 9R स्क्वायर। तो H बाई अगर H डैश निकाले यहां से तो ये R स्क्वायर और ये 9R स्क्वायर, तो 9 से 9 कैंसिल। तो H डैश जो हो जाएगा, जो न्यू हाइट हमें चाहिए वो 9 टाइम्स H हो जाएगा, और H पहला वाला कितना है 100 मीटर है, तो 9 इंटू 100 यानी कि 900 मीटर ऊंचा अगर हम टावर लगाएंगे तब रेंज को हम लोग 3 गुना कर सकते हैं। तो हाइट में हमने कितना चेंज किया, ये 100 मीटर का है, ये 900 मीटर का है, ठीक है, 900 मीटर का है। तो हमने हाइट में कितना इंक्रीज किया, यानी कि चेंज इन हाइट हमने कितना किया 900 माइनस 100, यानी कि 800 मीटर इसका हाइट बढ़ाना पड़ेगा 3 गुना टेलीकास्ट करने के लिए। तो डी शुड बी द राइट आंसर। ओके, अब आते हैं 24th नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 24th नंबर क्वेश्चन कह रहा है a particle is projected such that horizontal range and vertical range are equal
देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, तो ये हमारे 4 ऑप्शन है। तो देखिए इसमें क्या होता है, रेंज का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और जो हाइट का फॉर्मूला होता है h, वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब कह रहा है कि r और h इक्वल होने चाहिए, ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम इक्वल कर दें तो इसको लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। जी से जी कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल। अब साइन 2 थीटा को तोड़ देंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 2 बचा हुआ है, तो एक साइन थीटा यहाँ से कट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हम इसको कॉस को इधर लेके आए और 2 को इधर लेके जाए तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 4, ठीक है, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 4। सो बी शुड बी द राइट आंसर। ओके, अब आते हैं 25th नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो 25th नंबर क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ वेट ऑफ ए मैन इन अ स्टेशनरी लिफ्ट and in a lift accelerating downwards with a uniform acceleration a is 3:2। तो वेट जब स्टेशनरी होगा, स्टेशनरी यानी कि जब रुका हुआ होगा, और तब का वेट जब लिफ्ट क्या हो रहा है, एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड हो रहा होगा। अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा g माइनस ए, और ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, और इसका रेशियो दिया है 3:2। तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोल रहा है, तो m से m कैंसिल, ठीक है, और इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2g इक्वल टू 3g माइनस 3a, ठीक है, 3a को इस साइड ले जाएंगे, 2g को इस साइड ले जाएंगे, तो 3a इक्वल टू 3g माइनस 2g इक्वल टू g। सो एक्सेलरेशन g बाई 3, यानी कि जो लिफ्ट डी एक्सेलरेट हो रहा था वो g बाई 3 के एक्सेलरेशन से डी एक्सेलरेट हो रहा था। सो डी शुड बी द राइट आंसर। सो थैंक यू वेरी मच ये सॉल्यूशंस को पूरा देखने के लिए, समझने के लिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो दिए हुए नंबर पर या कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।